Hello, good morning. Welcome to study classes. Now it's our next lecture, that is lecture number 5. और लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले, अच्छा किसका है, ओशनोग्राफी कर रहे हैं भाई। लेक्चर नंबर 5 है ये ओशनोग्राफी का। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने इतना कुछ यहाँ पे कवर किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो चलिए मैं आपको क्या करवाता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ जो कल हमने किया था, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमने कल क्या क्या चीज़ें की थी, सैलिनिटी से पहले क्या किया था, टेम्परेचर को हमने कवर किया। टेम्परेचर, वेदर, मतलब क्या क्या ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। मीन्स जब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता है, ठीक है, और किस तरीके से ये पानी मूव करता है और टेम्परेचर एकदम ड्रास्टिक नीचे आके कम होता है, ठीक है। एक बार आप इस सर्कुलेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये जो सर्कुलेशन है ना, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ जो ओशनिक करंट होगा ना उसके अंदर, वो जो आज का ही लेक्चर है हमारा, उसको हम यूज़ करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो पानी होता है ना, जो वाटर होता है, वो मूव करता है किस तरीके से। जैसे अगर आप देखें, अगर टेम्परेचर होता है पानी का कितना, 4 डिग्री, ठीक है। पानी का जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, इस टेम्परेचर में क्या पानी जम पाता है? नहीं। पानी को जमने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ना ऐसा एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है पानी का 4 डिग्री, इसके तहत होगा क्या, पानी इस टाइम होता है मैक्सिमम डेंसिटी। और आपको पता है जिसका वजन ज़्यादा वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है 4 डिग्री, पानी हो गया क्या, ज़्यादा भारी, पानी नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट होता है। तो उसकी वजह से एक सर्कुलेशन यहाँ पे बनता है, जिसको थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। आगे जो हम ओशनिक करंट करेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, अपने थोड़े से ये जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये है आपका थर्मोक्लाइन, जो एक बताया था मैंने आपको, टेम्परेचर 22-23 से एकदम ड्रास्टिक 1000 जो गहराई है ना, 1000 मीटर तक की कम होता है। उसके बाद क्या होता है, एक ये स्टडी होता है, इसके अंदर कोई ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ी सी और इसके रिलेटेड जानकारियाँ देखी थी, जो कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी वो यहाँ पे आपको एनलिस्ट करके दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हीट बजट देखा था, ठीक है। हीट बजट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, QT और फिर SW, LW, फिर QS और QL एंड Q1, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और इसमें मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया था। क्लास में कितने 5 बच्चे हैं, पहला छोटा है यानी कि शॉर्ट वेव, फिर उसके बाद एक लंबा है जिसकी हाइट लंबी है वो है लॉन्ग वेव, फिर उसके बाद हमने और इसके अंदर जो 3 हैं उसको हमने किस तरीके से लिया था कि भाई पैसा आता है तो कंडक्शन के थ्रू क्या होती है, हीट रिलीज होती है, फिर इवेपोरेशन होता है, ठीक है। S है कंडक्शन के लिए, L है इवेपोरेशन के लिए, और V है जो यहाँ से लेके गया है अपने साथ, यानी कि सारा पैसा खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना, जो अपने घर पे लेके गया, ताकि वो बाकी की जो लाइफ है उसको अच्छे से जी पाए। अरे मतलब कि ये जो कल की एग्जांपल ली थी ना, उससे अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये उसके देखिए, अगर आपको ये मार्किंग समझ में आ गई ना कि SW क्या होता है, उसके बाद अगर ये जो पूरा फॉर्मूला है ये समझ में आ गया, इसके आगे के जितने भी चीज़ें ये मैं आपको शो कर रहा हूँ बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पॉज करके पढ़ना है, क्योंकि देखिए कल जो यहाँ पे चीज़ें मैंने करवाई थी हीट बजट की, वो सारी चीज़ें ना अगर मैं करवाऊँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, जैसे कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू CP m डेल्टा T। ये इतनी गहराई में जाके हमें नहीं करना होता, कितना किलो जूल एनर्जी है रिलीज हुई है, कहाँ से कंडक्शन हुआ है, किधर से आपको इवेपोरेशन हुआ है, कितना इवेपोरेशन हुआ है, इतनी डिटेल में नहीं जाना। बस आपको एक बेसिक क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप 250 वर्ड के नियर बाय उसके अंदर क्या कर पाए, अपने आंसर को प्रस्तुत कर पाए। वाह क्या हिंदी है, प्रस्तुत कर पाए। चलिए हिंदी भी मेरी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती जा रही है। इसके बाद हमने क्या देखा था, सैलिनिटी देखा था, ठीक है। सैलिनिटी बेसिकली क्या होती है, अच्छा सैलिनिटी करने से पहले हमने 4 तरीके की देखी थी। एक तो फ्रेश वाटर होता है, फिर ब्राइन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मराइन वाटर होता है, फिर ब्रैकिश वाटर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 35 से यहाँ पे जो 2 जीरो है ना, उसका मतलब है पार्ट पर 1000, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है 35 ग्राम है एक जो लीटर पानी है ना उसके अंदर। अब यहाँ पे जो ओशन सैलिनिटी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, सल्फेट होता है और मैग्नीशियम होता है। सवाल ये है कि हमें ये पता है कि जो समुंदर है, समुंदर का पानी क्या होता है, खारा होता है। सवाल यहाँ से आता है कि वाई ओशनिक वाटर सॉल्टी क्यों होता है, बताइए।
वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे मरीन ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस वो क्या करते हैं, जो स्वीटेस्ट पार्ट होता है वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे उनकी जो बॉडी होती है, हमारी जो बोन्स हैं किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है। एग्जैक्ट उनको भी अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो उनके एंडोजेनेटिक स्ट्रक्चर है, उनको बिल्टअप करने के लिए क्या चाहिए, कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम ये पिक कर लेते हैं, बच क्या जाता है, क्लोरीन बच जाता है, ठीक है। तो और एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है ना, अगर किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है तो वो डोमिनेट करता ही करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सैलिनिटी क्या होती है ये मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया, कल मैंने आपको वर्बली बता दिया था। अब ये जो सोर्स है सैलिनिटी का, ठीक है, ये कहाँ से आती है, सैलिनिटी आती कहाँ से है, ठीक है। एक बार इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो सी वाटर है इसको किस तरीके से हम बाइफर्केट करते हैं, 1000 ग्राम में किस तरीके से हम 35 ग्राम लेकर चलते हैं, अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया था आपको। अब ये आता है कि सैलिनिटी को इम्पैक्ट कौन कौन करता है। सैलिनिटी को इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर पानी उसके अंदर ऐड हो रहा है, डिपेंड करता है पानी कैसा है, स्वीट है या सॉल्टी है, ठीक है। ये भी मैंने फिर आपको बताया था। प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश होती है उसके थ्रू भी क्या होती है, अगर बारिश कंसिस्टेंट होती है सैलिनिटी कम होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब और कौन से फैक्टर हैं जो इसको इम्पैक्ट डालते हैं, टेम्परेचर, फ्रेश वाटर, ओशनिक करंट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लैटिट्यूडनल लेवल पे किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, क्योंकि कल ये ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये वाला जो था ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सैलिनिटी का। इसके बाद हाँ, ये कल सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आपको। इसके बाद आता है सैलिनिटी, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। हेलो का मतलब होता है, ये जो हेलो क्लाइन वर्ड है, हेलो मतलब सॉल्ट को डिपिक्ट करता है, ठीक है। अगर किसी के सिर के पीछे जो एक आपने देखा ना, हमारे देवी देवता होते हैं उनके एक आभा मंडल बनाया जाता है, पीछे एक गोल चक्कर सा बनाया जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, डिपिक्ट करने के लिए कि भाई ये जो सोल है, ये जो पर्सन है, इसकी जो सोल है बिल्कुल वाइट है, एकदम प्योर है, ठीक है। और इसके पास क्या है, नॉलेज है। तो ये डिपेक्ट करने के लिए पीछे एक वो बनाई जाती है, उसको भी हेलो बोलते हैं। और एक और, जब चांद के सामने बिल्कुल पतली शीट आती है, किसकी, बादल की, तो उसकी वजह से भी आपने देखा चांद के चारों तरफ एक अजीब अजीब सी तो नहीं है, एक ब्यूटीफुल लाइट आ जाती है, ठीक है। वो भी सेम हेलो ही होता है, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ़र्क होता है, वो एक बार देख लीजिएगा आप। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो सैलिनिटी है कहाँ पे कितनी वेरी करती है। बताइए ये किया था कि नहीं किया था हमने, ऑब्वियस सी बात है, ये हमने काफ़ी डिटेल में करा था और इसके हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाए थे, बताए थे, ठीक है। ये लास्ट में मैंने आपको बना के दिया था, ये अटलांटिक का, फिर ये इंडियन ओशन का है, कौन सा पार्ट ज़्यादा वार्म हो रहता है, कौन सा ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये गर्म होने के बावजूद भी, बे ऑफ बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, ये गर्म होने के बावजूद भी इसके अंदर जो सैलिनिटी है कम है। रीज़न बिंग, सबसे बड़ी नदियाँ यहाँ पे आके क्या होती हैं, ड्रेन होती है। जैसे आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इरावदी हो गई, ठीक है, महानदी हो गई, ये सारी नदियाँ यहाँ पे आके क्या होती है, ड्रेन होती हैं। इसी तरीके से कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, पेन्यार हो गई, साउथ की नदियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं, ठीक है। इसके आगे हमने क्या देखा था, टेम्परेचर और सैलिनिटी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने जो सैलिनिटी है उसके बारे में देख लिया। यही अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर को कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालती है, ये हमने कल किया था, ठीक है। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो इक्वेटर के पास है या पोल के पास है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ओशनिक करंट, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओशनिक करंट। तो आज का जो हमारा मेन जो कंसेप्ट रहेगा ना, मैं आपको कुछ पिक्चर्स हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम बोर्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे डायग्राम्स है ना, ये सारे डायग्राम मैं आपको बनवा के दूंगा कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, एगुलास करंट कहाँ पे है, बेंगुला करंट कहाँ पे है, वार्म करंट कौन सा है, क्रियोशो करंट कहाँ पे है, कुरिल करंट कहाँ पे है, ठीक है। करंट क्या होता है, वेव क्या होता है, टाइड क्या होती है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, और कोई भी शेप होती है किसी भी कॉन्टिनेंट की, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारे पॉइंट क्या करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितनी भी पीछे मैंने डायग्राम बनाए, ये सारे डायग्राम हम बनाएंगे, और इसके अलावा भी और भी बहुत से हमारे
क्या होंगे, डायग्राम्स होंगे, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं अपने सिस्टम को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि हम अपने काम को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर पाएँ। 1 मिनट रुक जाइए बस। ओके, सेट हो गया है कैमरा। हाँ, चलिए तो करें फिर अपना आज का काम स्टार्ट, जो कि है ओशनिक करंट से। ठीक है, अगला जो लेक्चर रहेगा ना, ये देखिए, ये वाला तो है आपका ओशनिक करंट। अब ये ओशनिक करंट किस तरीके से एल नीनो ला नीना को क्या इम्पैक्ट डालते हैं, तो ला नीना अभी नहीं करेंगे, एल नीनो को हम आज कर लेंगे, क्योंकि जो आपका ला नीना है ये किस में आता है, पेपर 2 में आता है, ये पेपर 2 में आता है, इसलिए हम इसको करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के साथ। वहाँ पे मैं आपको और बेहतर डिटेल से समझा पाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या नाम है उसका, अल नीनो, हाँ अल नीनो मैं आपको यहाँ पे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ओशनिक करंट की बात कर रहे हैं ना, जो पैसिफिक ओशन है वो पूरा हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो उसी वक्त यहाँ पे मैं वॉकर सेल को भी आपको समझा दूंगा। वॉकर सेल क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें ना कोरिलेट करते हुए दिखाई देंगी, और जितने भी हम यहाँ पे मैप बनाएंगे उसमें आपका बोलते हैं ना कि सारा काम आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो ओशन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये ओशन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके डायनामिक्स के बारे में देखना है। ठीक है, डायनामिक्स को समझने से पहले हमें इसके साथ कुछ शब्द एसोसिएट है वो देखने होंगे कि किसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेव्स के बारे में देखेंगे कि वेव्स होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई वेव क्या होती हैं। दूसरा फिर हम देखेंगे कि करंट क्या होता है, यानी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लें तो हमारे आंसर का जो मीनिंग है बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमने क्या देखना है, टाइड देखना है, करंट देखना है और वेव देखनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, अगर समुंदर का जो पानी है ऊपर जाए या नीचे जाए, किसकी वजह से, किसकी वजह से, हवा की वजह से। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर हवा की वजह से समुंदर का पानी या तो ऊपर जाए, ठीक है, राइज हो या फिर फॉल हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है वेव। यहाँ पे विंड। अब इसी जगह पे अगर ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर नीचे जाए, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है टाइड। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीजें हैं, इनमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डब्ल्यू ये आपको बिल्कुल सही में दिमाग में सेट बैठ जाएगा। जीटी रोड, ठीक है, यानी कि टाइड किसके साथ रिलेटेड है, ग्रेविटी के साथ है। अब ये बीच में रह गया करंट। अच्छा एक बात बताएं, जब ये मेरे सिर के ऊपर जो मैंने लाइटिंग कर रखी है ये क्यों चल रही है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट क्या आ रहा है, इसके अंदर कंसिस्टेंट करंट आ रहा है, यानी कि आपने आंसर दे दिया। करंट क्या होता है, करंट ये होता है जब ओशन का पानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कंटिन्यू, ठीक है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, करंट किसको बोलते हैं, समुंदर का पानी जब एक, यहां पे ना एक कीवर्ड है वो ये याद कर लीजिएगा, स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी इधर गया कभी उधर गया कभी इधर गया, वो करंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आगे बता दूंगा मैं आपको। हाँ, करंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन, और क्या चाहिए इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ, स्पेसिफिक वेलोसिटी। अगर इस तरीके से पानी मूव करता है तो वो क्या कहलाएगा, करंट। इसके अंदर 2-3 चीजें और आती हैं, क्या आती हैं, 2-3 चीजें और आती हैं। अब बात यह आती है कि भाई ये स्पेसिफिक डायरेक्शन और वेलोसिटी के साथ ये मूव कैसे कर पा रहा है, तो जवाब है एक तो हवा और दूसरा कोरियोलिस फोर्स। एक है हवा और दूसरा है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, डन। ये है बिल्कुल बेसिक आपका समुंदर को समझने का, कि बेसिकली ओशन है, उसका पानी है वो क्या है। ठीक है, हाँ एक चीज आप चाहें तो इसके अंदर भी ये भी ऐड कर लीजिए, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी इसमें इम्पैक्ट डालती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जब हम ओशन के पानी की बात करते हैं तो उसके मूवमेंट 3 तरीके से होती हैं, या तो उसकी मूवमेंट वेव कहलाएगी, या उसकी मूवमेंट करंट कहलाती है, या फिर टाइड कहलाती है। अब ये बताऊं ये टाइड बनती कैसी है, ग्रेविटी कैसे काम करती है,
मून की वजह से, ठीक है। मून की वजह से क्या होता है, समुंदर के जो समुंदर का पानी है ऊपर और नीचे होता है। जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा मून, पानी उतनी ही ज़्यादा ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अभी देखने वाले हैं, हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है करंट। करंट में क्या होता है, अगर पानी यानी मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करे तो वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। अब ये करंट बनता कैसा है, इसके पास ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये ताकत कहाँ से आती है, इसके पास ये ताकत आती है इन तीन की वजह से। सबसे पहली हवा, दूसरी है कोरियोलिस फोर्स और तीसरी है डेंसिटी डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस नहीं लिखा, डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं। ये मान के चलिए एक स्लोप है, ठीक है, ये मान के चलिए एक स्लोप है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा कहाँ आएगा, नीचे आ गया ना ये, तो यही है डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ ज़्यादा है इधर कम है, तो पानी हमेशा मूव करेगा हाई टू लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो आगे चलें, थोड़ा सा और मैं इसको डिफाइन करूँ। अब देखिए हमने क्या देखा, ये सारी इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ों को क्या किया, हमने ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, किसको, ओशन करंट को, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ साफ। अभी हम देखने वाले हैं ओशनिक करंट को थोड़ी सी और गहराई में। तो इसके साथ साथ हमको क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा, आप अपने शब्दों के अंदर इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना होता है किसी भी चीज़ का, आपको कंसेप्ट समझना होता है, ठीक है। अच्छा तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ओशन करंट। उसके बाद पता क्या है, जो ओशन करंट है उसको कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे धरती का घूमना, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगे। चलिए, जो मूवमेंट होती है ओशन के वाटर की, वो कैसे डिफाइन होती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में। और जब पानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो क्या बनाता है, गायर्स बनाता है, ठीक है। गायर्स क्या होती हैं, यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। गायर्स बेसिकली होता है पानी ना ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है जब पानी एक कंसिस्टेंट एक डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यानी जो पानी है उसने मूव करना स्टार्ट किया, इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ज़्यादा वेलोसिटी है कम, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। ये बहुत सारी ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि अलग अलग ये ब्रांचेस में भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बताइए बताइए, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर पानी मूव कर रहा है लेस वेलोसिटी के साथ तो क्या करेगा, बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रेक हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट कहलाता है। यहीं पे दूसरी तरफ अगर पानी क्या है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ, ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है स्ट्रीम, ठीक है, वो कहलाएगा स्ट्रीम। तो यानी कि हमने दो चीज़ें और देख ली, ड्रिफ्ट क्या होता है और स्ट्रीम क्या होता है। एग्जाम्पल लिखवा दूं मैं आपको इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। चिंता मत कीजिए, इन सभी के डायग्राम बनाएंगे तब आपको चीज़ें हो जाएंगी एकदम मक्खन की तरह क्लियर। बताइए यहाँ तक क्लियर। और जो मेजर पानी है ना, जितना भी मैक्सिमम पानी है वो कहाँ से मूव करता है, जो थर्मोहलाइन होता है ना, जो एरिया थर्मोहलाइन याद कीजिए, वहाँ से पानी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थर्मोहलाइन कौन से की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे आते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पाइकोक्लाइन लेयर कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे हमने देखा है वेदर कंडीशन, फिर उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1, फिर उसके बाद हमने थर्मोक्लाइन लेयर। ये तो हो गया अलग, इसको थोड़ी देर आप साइड में रखिए। हमारा जो मेन फोकस है पानी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पानी अगर ज़्यादा ब्रांचेस में जाता है, ड्रिफ्ट एक ब्रांच मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं।
अब सबसे मेजर जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है, पानी हमेशा किस में मूव करता है, थर्मोहलाइन, और ये थर्मोहलाइन कहाँ है, पाइकोक्लाइन लेयर के नीचे। ये नाम थोड़े से ना अटपटे हैं और बाकी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। ये नाम थोड़े से अटपटे हैं, बस आपको इसमें थोड़ी सी अगर टेंशन हो रही है, मतलब समझने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर ये बेसिक सी दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हैं तो इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ फैक्टर्स, ठीक है, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर, जो ओशन करंट है, ठीक है, जो ओशन करंट है उसके ऊपर क्या डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहला रोटेशन ऑफ अर्थ, सबसे पहला रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, इसमें मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप छोटे थे कभी आपने ऐसा किया है, बाल्टी के अंदर पानी भर के ऐसे गोल 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 घूमे हो, ठीक है, बहुत स्पीड से, कभी आपने ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा किया है तो क्या आपको पता चला था उस वक्त? अरे पानी भारी नहीं आता था, ठीक है, पानी क्या होता था, भारी नहीं आता था। अब इसी तरीके से जो अर्थ है वो क्या कर रही है, कंसिस्टेंटली बहुत स्पीड से गोल 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 घूमने लग रही है। जैसे ही जो अर्थ है गोल घूमना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, उसके अंदर हवाएं चलती हैं। क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं, और साथ के साथ पानी भी मूव करता है। और जैसे ही हवाएं चलती हैं, पानी जब मूव करना स्टार्ट करता है तो क्या बनती हैं, इक्वेटोरियल करंट बनती हैं। डायग्राम के तरह से मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हो गया। अब अर्थ क्या कर रही है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। और जैसे अर्थ घूमना स्टार्ट करती है, क्या होती है, हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं, और इधर से ये पानी इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करता है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल करंट। क्या बोला जाता है, यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। सबसे मेजर पॉइंट यही था जो मुझे आपको समझाना था कि इक्वेटोरियल करंट जनरेट कहां से होता है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्लियर। अब यहां पे एक और चीज लगेगी, जैसे ही कोई भी बॉडी ऐसे गोल गोल घूमती है उसके अंदर एक फोर्स लगता है, उसका नाम क्या है, कॉरियोलिस फोर्स। क्या है उसका नाम, कॉरियोलिस फोर्स। यहाँ पे क्या लग रहा है, अर्थ घूमना स्टार्ट कर रही है, रोटेशन के वजह से यहाँ पे लग रहा है कॉरियोलिस फोर्स। और कॉरियोलिस फोर्स हमेशा एक मूविंग, जो ऐसे सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मूव करती है ना, वहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं 2 पॉइंट लिखवाने वाला हूँ, वो थोड़ा आप ध्यान से रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ओशन के करंट की, नदर्न हेमिस्फीयर में वो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, नदर्न हेमिस्फीयर राइटवर्ड मूव करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो करेगा लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेफ्ट। इसलिए आपने ये पूछा क्यों नहीं कि सर बीच में इक्वेटर है तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये है आपका नदर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। जो नदर्न है राइट में मूव करती है, तो सदर्न का यहाँ पे अगर मैं ऐसे आ जाऊं तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड भाई। ये बहुत बारीक बारीक पॉइंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ, आप इसको समझते चलिए और आगे। अच्छा, आगे और बताऊँ इसके बारे में, थोड़ी सी और डिटेल बता दूँ, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, कॉरियोलिस फोर्स। अब कॉरियोलिस फोर्स की जब वजह से जब यहाँ पे पानी क्या करता है, मूव करता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या पॉसिबल है कि कंसिस्टेंट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाते हैं आपके अलग अलग, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया, इस तरीके से लैंड मास आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लैंड मास आएगा पानी क्या होगा, टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी डिफ्लेक्ट होता नहीं है, वो अपना पूरा एक गोल चक्कर लगाता है, यानी कि सर्कम नेविगेशन करता है, ठीक है, जो वहाँ पे अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है वहाँ पे, आइस शीट अवेलेबल है, उसके चारों तरफ पानी ऐसे गोल गोल घूमता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अंटार्कटिक की बात कर रहा हूँ। तो क्या बना दिया जाए यहाँ पे, अंटार्कटिक। चलिए मैं उसी को ही साफ करके ना इसी के अंदर ही डेवलप कर देता हूँ अंटार्कटिक को। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, अंटार्कटिक हो गया ये, ठीक है।
अब ये जो अंटार्कटिक है इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? ठंडा पानी। ठंडा पानी है तो उसके लिए क्या बनाएंगे? यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, आप इसको बोल सकते हैं कि जिसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? पानी घूम रहा है। ठीक है, यहाँ से ये क्या बन रहा है? एक वेव्स की फॉर्मेट में ये जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे ये पानी क्या होगा? अपने एडजेसेंट पानी के कांटेक्ट में आता जाएगा, मूव करता जाएगा, तो होगा क्या? यहाँ पे क्या आता है? अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 40 डिग्री लैटिट्यूड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, साउथ में अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अफ्रीका स्टार्ट होता है, यहाँ से कुछ पानी क्या होता है? इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये कैसा है? पानी ठंडा है। यहाँ पे पानी कैसा है? ये ठंडा है। ठीक है, और इधर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर भी पानी क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। पानी क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे। तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या आ रहा है? अभी ठंडा पानी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अब अंटार्कटिका के पास ये सर्कुलर पानी कैसे हुआ? ये पानी सर्कल में क्यों घूम रहा है? इसके पीछे का रीज़न है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इसको जियोस्ट्रॉफिक करंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोस्ट्रॉफिक करंट भी बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो, पॉइंट अगर दोबारा बताना है बता दीजिए, अदरवाइज़ हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि मुझे ये लैटिट्यूड्स है वो भी बताना है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लैटिट्यूड्स होते हैं जिनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50, इस तरीके से इनका अलग अलग नामकरण किया हुआ है। क्यों किया गया? यहाँ पे कोई लैंड मास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं होती जिससे कि पानी टकरा के रुक जाए। यहाँ पे हवाएं क्या होती है? कंसिस्टेंट स्पीड से चलती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हवा है और जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या मेन कंसेप्ट था, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? ओशन के करंट के ऊपर। कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। कोरियोलिस फोर्स हमेशा किसके ऊपर लगता है? एक बॉडी अगर ऐसे गोल मूव कर रही है उसके अंदर ही ये कोरियोलिस फोर्स लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कौन सी यहाँ पे ओशन करंट के ऊपर इंपैक्ट डालता है? सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा प्लैनेटरी विंड। ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालती हैं। कौन सी विंड? प्लैनेटरी विंड सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही रहेगा, प्लैनेटरी विंड। इसको थोड़ा सा ना आप गहराई में समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसका दूसरा नाम है प्रिवेलिंग विंड भी बोला जाता है इसको, प्लैनेटरी विंड। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया था कि भाई अर्थ क्या कर रही है? गोल गोल घूम रही है। उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे पानी मूव करना स्टार्ट करता है। और मैंने ये भी बताया था, जैसे ही अर्थ मूव करना स्टार्ट करती है हवाएं भी बनती हैं। ठीक है, क्या होती है? हवा भी बनती है। अब हवा क्या मूव करती है? और मैंने ये बताया था कि हवा या तो कैरेक्टर लेती है जिस जगह से मूव कर रही है, या तो उसके पास क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पे अगर जो एयर है, अगर जो हवा है किसके ऊपर? पानी के ऊपर से जा रही है, तो पानी के अंदर क्या करती है? अपनी एनर्जी को क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। जैसे ही अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है तो वाटर के अंदर क्या आ जाते हैं? मूवमेंट आए थे। और ये एनर्जी कितनी होती है? हवा के पास जो एनर्जी होती है उससे उसके 2 से 4% जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है किसके पास? पानी के पास। और जो पानी की जो अपर लेयर होती है, किसकी? अपर लेयर, पानी की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जिसकी वजह से होता है क्या है? जो पानी के अपर लेयर है जिसके ऊपर कंसिस्टेंट हवा क्या कर रही है? टकरा रही है, तो अपर लेयर क्या कर रही है? मूव करती जा रही है। तो क्या यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं? पूरे प्लैनेट के ऊपर एक करंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये रोल होता है प्लैनेटरी विंड का। अब बात ये आती है, जो प्लैनेटरी विंड है क्या इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल सही जवाब, लगेगी इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स लगने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है? फिर वाटर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वाटर डिफ्लेक्ट होता है। ये मैंने क्या बनाया? ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ, अभी फिलहाल हमारे को इतना ही चाहिए। ठीक है, मैं कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ अभी? यहाँ पे मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, और ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका।
ठीक है। जैसे कल के लेक्चर में मेरे से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ना, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा ये होता है ना कि इक्वेटर के हिसाब से आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पहले ही इसको इक्वेटर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमें फिलहाल ये इतना ही चाहिए। हाँ, अभी हमें क्या बताना है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से वाटर किस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और समझने को मिलेंगी। अच्छा, हमने ग्रीनलैंड नहीं बनाई, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब बात कर रहे हैं, आप करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको दिखाना भी है कि भाई ये करंट यहाँ एक्चुअली डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। देखिए ये इक्वेटर है और मैंने क्या बोला था, इक्वेटर के ऊपर जो इक्वेटोरियल करंट है वो स्टार्ट होता है किसकी वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से। तो चलिए ये हमने क्या बना दिया, इक्वेटोरियल करंट बना दिया। अब ये इक्वेटोरियल करंट को क्या मिला है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, क्यों, यहाँ पे आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पे आइलैंड्स की वजह से ये क्या करेगा, इधर इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब जैसे ही ये डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ऊपर गया, ये जो शेप है कॉन्टिनेंट की उसकी वजह से ये ऊपर गया। अब इसके बाद क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स लगना स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये कंप्लीटली इस तरीके से ये मुड़ जाएगा। इस तरीके से ये 3 ब्रांचेस में टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस में टूट के अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक ड्रिफ्ट। लगे हाथ में आपको लैब्राडोर भी बता देता हूँ। फिर यहाँ पे ना क्या होती है, ठंडी धारा, ये है आपकी लैब्राडोर, ठीक है। ये क्या है, लैब्राडोर करंट है। ये आके मिक्स होती है इस एरिया के अंदर, तो इसी एरिया को क्या बोला जाता है, ग्रैंड बैंक बोला जाता है। और ये ग्रैंड बैंक किसके लिए फेमस है, बहुत अच्छा, ये आप मान के चलिए एरिया है किसके लिए, फिशिंग के लिए। और दुनिया की सबसे डेंसेस्ट क्या बनती है, फॉग बनती है। और जो आपका टाइटैनिक शिप था वो भी यहीं पे ही डूबा था, ठीक है। क्यों डूबा था, यहाँ पे कोहरा ज़्यादा था, यानी धुंध ज़्यादा थी। किस लिए धुंध ज़्यादा होती है, क्योंकि हॉट और वार्म ये दोनों पानी क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। अभी हमारे क्या हो गए हैं, डायग्राम्स की एक पूरी झड़ी आएगी जिसके अंदर ये जितने भी मैंने अभी यहाँ पे करंट के नाम लिए ना, वो सारे मैं क्या करूँगा, आपको बनवा के दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पे पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो अर्थ की रोटेशन इम्पैक्ट डालती है, दूसरा यहाँ पे जो प्लानिटरी विंड है जिसको प्रिवेलिंग विंड बोलते हैं वो इम्पैक्ट डालता है, और जो तीसरा है, थर्ड पॉइंट जो कि इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, ओशन करंट के ऊपर, वो है जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। फैक्टर रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये देखिए किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालते हैं। क्या एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपोरेशन होता है कि नहीं होता, अगर ऊपर से धूप आ रही है, धूप की वजह से इवेपोरेशन होगा या नहीं होगा, होता है। अगर इवेपोरेशन हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, यानी कि इवेपोरेशन इम्पैक्ट डाल रहा है प्लस में प्रेसिपिटेशन इम्पैक्ट डाल रहा है। ये किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा पानी बाहर जाता है क्या बढ़ती है, सैलिनिटी बढ़ती है। सैलिनिटी बढ़ गई तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल रेट ऑफ डेंसिटी है वो क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। और जैसे यहाँ पे क्या आ जाती है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो हो जाएगा कम और डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये वाला जो पानी है इस तरफ मूव करके आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। यहीं पे आप चाहे तो लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जो एवरीडे रेन फिनोमेना होता है ना, कहाँ पे होता है, ये इक्वेटर के पास होता है। यहाँ पे एक ग्लोब मिट गया, ये वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, इक्वेटर के पास वाला, यहाँ पे हर रोज मतलब सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। डे मिस हो गया, एवरीडे क्या होती है, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। और बारिश कैसी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है। किस तरीके का रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी में हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ क्लियर हो गई आपकी। चलिए, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी कि जो आपके क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, प्लैनेटरी विंड, और यहाँ पे फैक्टर रिलेटेड टू जो और चीज़ें हैं। एक और यहाँ पे फैक्टर मुझे ध्यान आ रहा है, और वो फैक्टर कौन सा है, ओशन के पानी से रिलेटेड है वो फैक्टर,
ठीक है, जो कि इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, ओशन के करंट के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे ना ये मत सोचिएगा कि हर जगह ये एवरीडे रेन होती है, ये लैटिट्यूड यहाँ पे चाहे तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज आपको क्या हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग भी की है, ये है 0 डिग्री, ये है 5, ये है 5, यहीं पे आपको एवरीडे रेन फिनोमिना देखने को मिलेगा। और जो चौथा यहाँ पे फैक्टर है जिसकी मैं अभी आपसे क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, चौथा फैक्टर है जो ओशन का पानी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे बात होने वाली है, जो कि करंट के ऊपर क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। फैक्टर रिलेटेड टू देखिए, हमने कल किसकी बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी, टेम्परेचर की बात की, सैलिनिटी की बात की, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी ना एक कंसेप्ट आधा इसके अंदर मैं समझा चुका हूँ कि किस तरीके से इवेपोरेशन होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, ये होगी, ठीक है। यहाँ पे दो नए वर्ड मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे जो पानी होता है उसकी जो डेंसिटी है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। अगर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी अगर कम होगी तो क्या होता है, पानी अपवेल होता है, पानी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ये ऊपर वाला जो साइन है ना मेंशन कर रहा है कि ज़्यादा हो गया, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पानी क्या करता है, पानी नीचे की तरफ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, डाउन वेलिंग बोला जाता है, ठीक है, पानी होगा डाउन वेलिंग, ठीक है। ये बस आपको मुझे यहाँ पे लिखना था, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, पानी ऊपर और नीचे जाता है। ये तो हो चुका है कि अगर ऊपर नीचे ही है पानी के अंदर जो गैप है, कभी कभी एक कोस्ट से लेकर के दूसरी कोस्ट के बीच में भी क्या होता है, गैप होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसके थ्रू और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। बनाए, फिर कहाँ पे अप वेलिंग होगी, किधर डाउन वेलिंग होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टिनेंट बनाने हैं। अब बस ये कॉन्टिनेंट बनाने की ना शेप थोड़ी सी अलग हो जाएगी पहले के बीच में जो हम बनाते थे उससे, ये इस तरीके से जाएगा। अभी हमारे को समुंदर चाहिए ना, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको बनाना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, पानी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, हमें दिखाना है। ये हो गया वाटर सर्कुलेशन, इसके अंदर कहाँ कौन सी डेंसिटी, अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी से रिलेटेड डायग्राम है ये, कि जब डेंसिटी में चेंजेस होते हैं किस तरीके से पानी के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इस तरफ क्या होगा, लेसर डेंसिटी होगी, ठीक है, लेस डेंसिटी। अब आप खुद बताइए पानी की मूवमेंट किस तरफ होगी, बताइए। देखिए मैंने बोला था जैसे ही पानी क्या होता है, भारी होता है, क्या करता है, वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पानी नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ पे भी तो कोई पानी रहा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो वो उसको क्या करता है, ऊपर धकेलना स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, ऊपर इस तरीके से उसको पुश करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जो हाफ पार्ट है वहां पे क्या होता है, हाई डेंसिटी की वजह से नीचे की तरफ क्या करता है, डिसेंड करना स्टार्ट करता है, जिसको बोलते हैं डाउन वेलिंग। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, अभी हम डाउन वेलिंग बोल रहे हैं। अब ये डाउन वेलिंग जैसे होगा, कुछ पानी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो ये उस पानी को क्या करेगा, धक्का मारेगा, भाई चल हट, यहाँ पे अब मेरा राज चलेगा। तो अब क्या करे, बेचारा कमजोर है, ये ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये अब ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवेलिंग हो रहा है। ये जो मैंने आपको टर्म लिखाई थी ना, अब ये अपवेलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है, तो इधर क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। और इधर पानी आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, माउंट बन जाता है, ठीक है, पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो
अल्टीमेट क्या होगा, यहाँ पे पानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। पानी क्या कर देता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ऊपर क्या दिखाई देता है, हमें ऊपर दिखाई देता है सरफेस करंट। ठीक है, तो ये आप इस तरफ एरो करके लिख लीजिए, ये क्या है, डाउन करंट। डाउन करंट नहीं, डाउन वेलिंग लिख लीजिए इसको, डाउन वेलिंग। ये अगर डाउन वेलिंग है तो ये क्या है, ये है अप वेलिंग। ठीक है, और एक और बात बताऊं, जहां पे पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है वो अपने साथ क्या लेके आता है, न्यूट्रिशन लेके आता है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो न्यूट्रिशन था वो क्या आ रहा है, अब ऊपर आ रहा है। और न्यूट्रिशन को लेने के लिए क्या आती हैं, मछलियाँ आती हैं। इसलिए जब भी देखना जो मैक्सिमम मछलियाँ पकड़ी जाती है वहाँ पकड़ी जाती है जब पानी ऊपर आ रहा होता है जहाँ से। ठीक है, जापान के पास, जापान के नियर बाय काफ़ी सारे टापू हैं, वहाँ पे अपवेलिंग देखने को मिलती है। पेरू चिली कोस्ट है, वहाँ पे अपवेलिंग होती है पानी की। ठीक है, जब मैं वॉकर सेल करवाऊंगा तो आपको डायग्राम भी बनवा दूंगा कि पानी किस तरीके से ऊपर आता है। ये तो था ऊपर वाला सरफेस करंट। ठीक है, ये जो नीचे है अंदर जो ये करंट चल रहा है इसको बोलते हैं सब सरफेस करंट। सब सरफेस करंट। यहां तक हो गया, बना लीजिए अभी डायग्राम। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, अब डायग्राम बना लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे ये चीजें काम करती हैं ये। चले अपना नेक्स्ट टॉपिक करना स्टार्ट करें। तो अभी तक देखिए हमने कितने फैक्टर देख लिए जो इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला अर्थ की रोटेशन, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जो प्रिवेलिंग विंड है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन, फिर उसके बाद चौथा हमने देखा जो डेंसिटी है पानी की, ठीक है, लेस और हाई, वो किस तरीके से इंपैक्ट डालती है, ये हमने देखा। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें ना, जैसे आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन का पानी क्या होता है, मेडिटेरेनियन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट से होता हुआ, ठीक है, सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम ना कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने वाले हैं जिसकी वजह से जो ओशन करंट है वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई मतलब वो पहले एकदम ऐसे स्ट्रेट चल रहा था, अब स्ट्रेट जाने की बजाय वो क्या कर रहा है, इस तरफ ऐसे चला गया। अब ये ऊपर की तरफ क्यों गया, इसको मॉडिफाई किसने किया, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, वो क्या करने वाले अभी हम स्टडी करने वाले। देखिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे पहला ही फैक्टर क्या है, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब देखिए अगर कॉन्टिनेंट नहीं होते तो पानी क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पे हमने क्या बनाया था, अंटार्कटिक महासागर का बनाया था ना यहां पे, और उसके अंदर मैंने आपको एक सर्कम नेविगेशन और जियोस्ट्रैफिक करंट आपको बना के दिखाया था। यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाला हूँ वो है गल्फ स्ट्रीम का। गल्फ स्ट्रीम के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट आता है जो शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको डायग्राम के ही थ्रू समझा देता हूँ, पूरा नहीं बनाना है आपको, ठीक है, सिर्फ एक डिपेक्टिव फॉर्म में आपको बनाना है ताकि आप बता सकें कि पानी कहाँ से कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैं कौन सा हिस्सा बना रहा हूँ अभी तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक ऐसे जाइए, इतना ही हमें बनाना है। ठीक है, और यहाँ आ जाता है इक्वेटर। इक्वेटर क्यों बनाया थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो करेबियन आइलैंड है ये पूरा बना लीजिएगा क्योंकि किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है पानी के मूवमेंट के ऊपर, ये आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये इक्वेटर है तो यहाँ पे कौन सी करंट बहती है, इक्वेटोरियल करंट बना लीजिए। देखिए कोई ज़मीन नहीं है, बिल्कुल सीधा आ रहा है, अच्छे बच्चे की तरह क्या आ रहा है, ये सीधा आ रहा है। अब हुआ क्या, ये जो अच्छा बच्चा बिल्कुल सीधा आ रहा था, यहाँ पे क्या हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कोई पुलिस वाला मिल गया, मतलब यहाँ पे अब इसको रजिस्ट किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पानी नीचे जाएगा या तो ये पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस यही देखा जाता है, ये पानी ना ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होता कि पानी ऊपर ही जाएगा, ये नीचे की तरफ भी इसका कुछ पोर्शन ना डिफ्लेक्ट होता है।
तो अब ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी कुछ ऊपर है, तो ये यहाँ से इस तरीके से क्या होता है, ऊपर चला गया। ठीक है, इस करंट को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं हम अभी छोड़ते हैं यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है कहाँ से आ रहा है, इक्वेटर के साउथ वर्ड से आ रहा है। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। जो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना, यहाँ से फिर ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे कोस्ट इसको दिखता जा रहा है ना, ये उसी कोस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, फ्लो करता जा रहा है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कि किस तरीके से यहाँ पे जो शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट है उसने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, और यहाँ पे आके मिलने के बाद ये दोनों करंट क्या कहलाते हैं, फ्लोरिडा करंट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे अब, फ्लोरिडा करंट। अच्छा, फ्लोरिडा करंट तो ये दोनों नहीं, एक ही कहलाएगा। ये जो अंदर है ना, ये कहलाता है फ्लोरिडा करंट। और जो ये ऊपर आ गया है ये पूरा कंबाइंड होके इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। और ये जो है इसको बोलते हैं कैरेबियन करंट। ये जो पोर्शन है ना, यहां से लेकर के इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है कैरेबियन करंट। बना लीजिए भैया डायग्राम। ठीक है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड और इसको इस तरीके से शेड कर दीजिएगा। डन, हमारा डायग्राम हो चुका है। अब आप इसको बना लीजिए। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये तो है पहला फैक्टर जो कि इम्पैक्ट डालता है। दूसरा फैक्टर कौन सा है जो इम्पैक्ट डालता है आपके हिसाब से, बताइए। अरे बॉटम टोपोग्राफी यानी कि ओशन बॉटम रिलीफ। दूसरा फैक्टर जो कि इम्पैक्ट डालता है ओशन बॉटम रिलीफ, जो कि क्या करता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप ये बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट ऐड होने वाला है, इक्मेंस स्पाइरल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं नाम ऐड करने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, जब डायग्राम बना ले तो बता दीजिएगा आप मेरे को। हो गया। देखिए जो अभी हमने यहाँ पे बनाया है ना, क्या बनाया है, पूरा एक करंट यहाँ पे डेवलप किया है। अब इधर ही आपको पता है कि यहाँ पे कौन से जो प्लेट है कोलाइड हो रही है, ओशनिक प्लेट्स का क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब जब ओशनिक प्लेट का कोलिजन होता है, क्या सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं समुद्र के बाहर आते नहीं आते, कुछ यहाँ पे नीचे भी रह जाते हैं, जिसको सबमरीन रिज भी बोला जाता है, सी माउंट भी बोला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी डिफ्लेक्ट हो जाता है नीचे जो लेयर होती है। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बनाया, ये आपने कैरिबियन आइलैंड बना दिया, ये इधर आप इतना इसको बना के ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इधर ये है कैरिबियन आइलैंड, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सी माउंट के साथ पानी टकरा के ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है चलिए बना देते हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए मैंने इधर नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पानी गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया है, डेड जोन नाम दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये ओशन बॉटम रिलीफ का कौन सा पार्ट है जो इसके अंदर इम्पैक्ट डालता है। एक तो है सबमरीन रिज, ठीक है,
और कौन सा जो पोर्शन है जो इसके अंदर डालता है, सी माउंड। अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये होते क्या हैं, चैनल पे जाइए आप इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद, वहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर 1, 2 के अंदर ये बहुत डिटेल में मैंने क्या किया है, विद डायग्राम ये सारी चीज़ें आपको बना के दिखाई है। तो चलिए अपने इस काम को क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या बनाया कि एक सर्कुलेशन ऑफ वाटर बना के आपको दिखा दिया, और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन रियलिटी ये है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, वो है एकमेंस स्पाइरल आता है यहाँ पे पिक्चर के अंदर। एकमेंस स्पाइरल क्या होता है, ये हमेशा कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, और कोरियोलिस फोर्स हमेशा कैसे लगता है, जो अर्थ मूव करती है ना उसके कुछ डिग्री एंगल पे लगता है। कितना लगता है, एकमेंस स्पाइरल को समझाते वक्त मैं बता दूंगा। यहाँ पे बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये नाम, ताकि कल के लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ओशन करंट है यहाँ पे क्या हो गया, अब सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करना स्टार्ट हो गया। बेसिकली इसका मेन रीजन है जो सबमरीन रिज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आगे भी हमारी सबमरीन रिज ये वाली सबमरीन रिज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से होता है। और एट प्रेजेंट जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पानी सर्कुलर मोशन में क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अब जितना भी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट होते हैं पानी के अंदर, वो इधर आके क्या हो गया, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है, ओशन के पानी का जो पूरा एरिया है किस में कन्वर्ट हो गया, डेड जोन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, जो ओशन करंट है, ठीक है, अटलांटिक के अंदर कौन सा करंट कहाँ से कैसे मूव करता है, उसकी अब क्या बनाने वाले हैं, हम डिटेल डायग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरा बोर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, आप अपना एक नया पेज है उसे निकालिए, उसके अंदर ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी तक आपको ना कुछ कुछ तो चीज़ें याद हो गई होंगी कि कौन सा जो करंट है किस तरफ से जा रहा है, कौन से करंट का क्या नाम है। ठीक है, साथ के साथ मैंने इसलिए ही बताया था ताकि जब मैं यहाँ पे अब ये डायग्राम बनाऊंगा, अटलांटिक के अंदर जो वाटर है कौन सा किस तरफ से मूव कर रहा है, तो उसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, सेम हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम को पहले ही बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं ताकि हमारे को जगह की शॉर्टेज ना पड़े। नहीं तो कई बार क्या होता है, जगह कम पड़ जाती है। चलिए, हमें पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, तो आप एक बार देख लीजिए कहाँ से कैसे क्या आपको डेवलप करना है, क्योंकि हमारा जो मेन जो फोकस एरिया है, हमें करंट देखने हैं कि कौन सा करंट कहाँ से कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इक्वेटर हमें बनाना है, तो पहले ही क्या करते हैं, हम इक्वेटर को ड्रॉ करते चलते हैं ताकि हमारा अफ्रीका है वो ठीक सा हमारा डेवलप हो जाए। लग ही रहा था मेरे को कि नीचे की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं अफ्रीका को। गड़बड़ हो गई है, पूरा ऊपर तक का बना नहीं है, और हमें चाहिए पूरा डायग्राम, छोटा बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कौन सा पानी किस तरफ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके लिए आपको अलग अलग कलर के पेन लेने हैं, कम से कम 3 कलर के पेन ले लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी आपको फिर हो सकती है कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे हो गया डन। ठीक है,
मैं ले रहा हूँ ब्लू और रेड। रेड कलर किसको डिपिक्ट करेगा? वार्म वाटर को। ठीक है, ये क्या आ रहा है? इक्वेटोरियल करंट आ रहा है। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया है कुछ पोर्शन ऊपर, और जैसे कि मैंने बताया था कि इसका कुछ पोर्शन नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, साथ के साथ ड्रॉ करते जाइए। ये 3-4 चीज़ें ना हमेशा ध्यान रखिए, बनानी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी इस तरफ डिफ्लेक्ट होता जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बना के दिखाया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करना इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये डिफ्लेक्ट क्यों होता है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक सवाल पूछा था कि कनाडा इसी लैटिट्यूड के ऊपर है, उसी लैटिट्यूड के ऊपर आपका क्या आता है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, जमे हुए रहते हैं ऐसा हमें लगता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी, इधर बर्फ़ नहीं मिलती है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे आता है गर्म पानी और इधर क्या आता है, ठंडा पानी। इसको बोलते हैं लैब्राडोर करंट। अब पता चलिए डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है नीचे। ठीक है, क्योंकि लैब्राडोर करंट है वो इसके अंदर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे फिर लैब्राडोर भी क्या होगा, इसके साथ थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बहता हुआ जाएगा। ये आ जा रहा है पूरा लैब्राडोर करंट। ठीक है, अब ये लैब्राडोर करंट क्या आ रहा है, इस तरफ मूव होता हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, ये पूरा ऐसे नीचे तक आएगा। साउथ इक्वेटोरियल करंट है यहाँ पे। नीचे से हमने क्या बात की थी, बताइए बताइए जल्दी बताइए। अरे नीचे क्या है, अंटार्कटिका, वहाँ पे गोल गोल पानी घूम रहा है। तो उसमें से मैंने एक एरो करके दिखाया था ना, ये साउथ अफ्रीका की तरफ चला जाता है। तो ये रहा वो वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं बेंगवेला। क्या बोलते हैं, बेंगवेला। समझ में आ गया? यहाँ तक इसको डेवलप कर लिया, और इसको क्या करना है, नीचे यहाँ तक ऐसे करके ले आइए। नामकरण करवाते हैं इसका, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ फेरबदल कर देता हूँ। अब ठीक है, मेरे पास तो लीवरेज है, इसको मैं चाहे तो थोड़ा सा और नीचे कर लूँ। मैं चाह तो रहा था कि इसी में बना दूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ठीक सा लगना चाहिए ना। अब यहाँ पे मैंने किसकी बात की थी, एक करंट की बात की थी, और वो करंट कौन सा था, इस तरफ से ये ऐसे बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, किसकी चारों तरफ ये गोल गोल घूम रहा है, समझ में आ गया? ये है आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोला जाता है इसको। और अब क्या करते हैं, इन सब का नामकरण कर देते हैं। ये है सबसे पहले ब्राज़ीलियन करंट। क्या है ये, ब्राज़ीलियन करंट। ठीक है, ब्राज़ीलियन करंट। और यहाँ पे आपका जो है सबसे जो आखिरी आइलैंड है, इसको क्या बोलते हैं, फाल्कलैंड आइलैंड। और यहाँ पे फिर करंट कौन सा है, फाल्कलैंड करंट। डन। इस ये वाला जो नीचे कौन सा है, अभी मैंने क्या नाम बोला था, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, ये वाला कौन सा है, नाम बताया था मैंने, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये है बेंगवेला करंट। ठीक है, ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये है फ्लोरिडा करंट, यहाँ पे फ्लोरिडा करंट हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, ये आप अपना पूरा लिख लीजिएगा। चलिए मैं बना ही देता हूँ इसको और थोड़ा सा ठीक से करके।
ये है फ्लोरिडा करंट। ये है कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर एक कुत्ता भी होता है, ठीक है, वो इसी एरिया का है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है शांत होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जिस एरिया से बिलोंग करता है, ये ठंडा इलाका है, ठीक है। ठंडे इलाके के जो डॉग होते हैं वो शांत होते हैं, ऐसा हमें लगता है, हर बार नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलाके हैं ना, जो ठंडे इलाके हैं, जैसे आपका तिब्बतन मस्टीफ हो गया, इंडियन मस्टीफ हो गया, गद्दी कुत्ता हो गया, पहाड़ी कुत्ता हो गया, अरे इनके नाम है, ये ब्रीड का नाम यही है, पीछे कुत्ता लिखा जाता है इनके ब्रीड के नाम के। मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, मेरे को भी लगा कि यार कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, है नाम यही था। ये जो ऊपर जा रहा है इसको नॉर्वेजियन करंट बोला जाता है, ठीक है। ओके, और कौन सा करंट रह गया? तकरीबन सारे ही बता दिए हैं। इस तरफ का जो होता है करंट, इसको बोला जाता है एग्विलहास करंट, ठीक है। और साथ के साथ मैं लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे क्या ठंडा पानी है, तो यहाँ पे कौन सा रेगिस्तान मिलेगा? नामीबिया और कालाहारी डेजर्ट। कौन सा है? नामीबिया एंड कालाहारी डेजर्ट। वो वाला कंसेप्ट तो याद आ रहा है ना, कि यहाँ पे जैसे ठंडा पानी है, हवा नीचे की तरफ आएगी, हवा नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे स्टेबिलिटी वाली कंडीशन रहेगी, और स्टेबिलिटी कंडीशन पे कोई भी बारिश नहीं होती है। कैनरी करंट, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये कैनरी करंट है। दोबारा से बता देता हूँ सारे करंट्स के नाम, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम नहीं लिखा, ये गल्फ स्ट्रीम है, ऑलरेडी लास्ट के उस डायग्राम में बना दिया हमने। अभी आपका काम पता क्या है? जितनी बार भी यहाँ पे करंट के नाम आएंगे ना, मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि कौन सा करंट कहाँ पे किस तरफ है और कहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ मैं इंसाइट्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे जो पानी आ रहा है इक्वेटर की तरफ से, ये डिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यही दिसंबर का टाइम है, यहाँ पे बर्फ जमी होती है और इधर पानी गर्म आ रहा है, तो इसकी वजह से कैसे होते हैं? ये पोर्ट खुले रहते हैं। और यहीं पे एक पोर्ट है रशिया का, ठीक है, ये वाला पोर्ट। इसी पोर्ट से रशिया क्या करता है? अपने इकोनॉमी को रिवाइव करके रख पा रहा है अभी, क्योंकि रेस्ट ऑफ उसकी जितनी भी जगह है ना, ये पूरी, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये है बिल्कुल जमा हुआ एरिया है, ठीक है। यहाँ से उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। बाकी जब जियो पॉलिटिक्स करेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें और डिटेल में बता दूंगा। कैनरी करंट नीचे जो आ रहा है, ये बेंगोला करंट है। ये आ कहाँ से रहा बेंगोला करंट? नीचे से, जो अंटार्कटिक है उसके चारों तरफ जो करंट रिवॉल्व कर रहा है, ये वो वाला है। ब्राज़ीलियन करंट, फिर उसके बाद आता है आपका फाल्कलैंड करंट, फिर उसके बाद है फ्लोरिडा करंट, ये है गल्फ स्ट्रीम, फिर ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये ठंडा जो यहाँ पे पानी आ रहा है, जो ठंडी धारा है, इसको बोला जाता है लैब्राडोर करंट। ऊपर वाला जो है ये नॉर्वेजियन करंट है, ठीक है। बना लीजिए आप ये पूरा डायग्राम। इसके बाद मैं कौन सा का बनाऊँ आपको? चलिए पैसिफिक का बनवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पैसिफिक का बनवाने के साथ साथ आपको मैं वॉकर सेल है वो समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वॉकर सेल फिर मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं वो जो वॉकर सेल है वो अगर मैं ऐड करता हूँ ना, अभी समझाता हूँ, तो मुझे अल नीनो अभी ही आपको क्या करवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप इसको बना लीजिए, फिर हम यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन के अंदर कौन से करंट है वो हम यहाँ पे कर लेंगे डिस्कस। अच्छा, मैं बिल्कुल सामने आ गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी हो जाता हूँ साइड में थोड़ा सा, ठीक है। बना लीजिए आप। डायग्राम का नाम है ओशनिक करंट ऑफ अटलांटिक ओशन।
बनाए फिर अपना पैसिफिक ओशन में कौन सा करंट कहाँ से कैसे फ्लो करता है, क्या नाम है उसका। चलिए एक बात बताऊं, वर्ल्ड जो मैप है ना उसके ऊपर बच्चों का इतनी जल्दी हाथ बैठ जाता है जितना कि इंडिया के मैप के ऊपर हाथ नहीं बैठता है। क्योंकि इंडिया के मैप में पता क्या होता है, एक बताता हूँ मैं। इंडिया का मैप वाकई में बोलते हैं ना कि बहुत सोच समझ के ये जोग्राफिकल लोकेशन है, कुछ इस तरीके का इंडिया का मैप। अगर यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप, गुजरात बना रहे हैं ना, यहाँ पे आपका तिरुवनंतपुरम इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप, इस तरीके से जम्मू कश्मीर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपकी कन्याकुमारी आनी चाहिए। ये मैप की पूरी इस तरीके से लोकेशन है। तो कई बार क्या होता है, हाइट छोटी पड़ जाती है, कई बार क्या होता है कोई सा एरिया जो है परफेक्टली फिट नहीं बैठता, ठीक है। ये इस तरीके से फिर ऐसे बनाते हैं, थोड़ा आड़ा तिरछा टेढ़ा सा बनता है, ठीक है। जैसे तैसे मैं, चलो बन गया। पर्टिकुलरली ना इसके देखते हैं कोई और बेहतर तरीका होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मेन यही तरीका है, जब भी आप मैप बनाएं तो ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते आपका क्या होना चाहिए, जो ऊपर का जम्मू कश्मीर है, नीचे का जो कन्याकुमारी है, एक ही उसमें आता है ये लैटिट्यूड में, तो सीधा होना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे कौन सा पोर्शन है, गुजरात, ठीक है, गुजरात का यहाँ पे और त्रिपुरा यहाँ पे बिल्कुल टच में होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा ये क्या जा रहा है, इसके अंदर से क्रॉस होता हुआ जा रहा है ना, ऐसे अंदर से क्रॉस होते हुए ये नहीं जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अभी हम देखते हैं पैसिफिक के अंदर कौन से करंट है। ऑलरेडी मैं नाम तो कई बार आपको बता दिए हैं, जैसे कुरिल है, यहाँ पे कुरिल करंट है, फिर उसके बाद कुरोशियो करंट है, फिर ओयोशो करंट है, ठीक है। अरे भाई जल्दी साफ हो जाए। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, और उस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही अपने पूरे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। नीचे क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। टेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोब ही है ये। यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, जापान बना रहा हूँ, और इस तरफ क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब दिया, अमेरिका है। डन। सिंगापुर को टच करते हुए ये जाती है इक्वेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपका सिंगापुर आता है, और इधर आप बोर्नियो आइलैंड भी बनाइएगा। एक आइलैंड के ऊपर 3-3 देशों का वो चलता है, राज, ठीक है। ये इतना ही ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या बना देंगे, करंट्स बनाएंगे। सेम यहाँ पे भी कौन सा आएगा, अभी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट बनाइए। वही इक्वेटर है ना बेट, इक्वेटर के साथ साथ जो भी करंट आता है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसा आपने किसका बनाया है, अटलांटिक का बनाया है, ये भी कुछ इस तरीके से क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होके इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो कुछ हिस्सा है इस तरफ मूव कर जाएगा नीचे की तरफ,
और कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा? मैंने रियलिटी में क्या करा है, इसको बिल्कुल छोटा सा एरिया बनाया है। अगर एक्चुअली देखें ना तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, कुछ इस तरीके का है। तो अब समझ में आ गया ना ये क्यों इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ है। तो चलिए प्रॉपरली बना देते हैं। ये अभी मैं सारा बना रहा हूँ, वार्म करंट बना रहा हूँ, ठीक है। डन। इसके बाद ऊपर से आएगा क्या, कोल्ड करंट आ रहा है। अब देखिए ये कोल्ड करंट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा एरिया, इसको प्रोमिनेंट एरिया माना जाता है फिशिंग के लिए। क्यों? यहाँ पे अगेन गर्म पानी और ठंडा पानी क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये इधर से कुछ इस तरीके से ये फ्लो करता हुआ आगे जो ये है कैलिफोर्निया करंट, उसके पास जाके बन जाएगा ये, ठीक है। अभी नीचे भी हमें क्या बनाना है, ऐसा ही करंट बनाना है। तो फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, वही अंटार्कटिका है, नीचे हमें अंटार्कटिका का जो करंट है वो बनाना है, ठीक है। पहले करंट बना देते हैं, फिर नीचे लाइन खींच देंगे। और फिर ये इसका कुछ पोर्शन क्या होता है, इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ आता है। इसी को ही पेरिचिली करंट बोला जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम बोल्ट भी बोल सकते हैं। और आप एक और चीज़ गौर करेंगे, पिछले वाले में हमने नामीबिया डेजर्ट बनाया था जहाँ पे ठंडा पानी आ रहा था। यहाँ पे कौन सा बन रहा है, एटाकामा डेजर्ट। ये जो एरिया है ये है एटाकामा डेजर्ट। और देख लीजिए कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो करंट के बारे में। टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अभी इसका क्या करेंगे, हम नामकरण कर देते हैं। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर कौन सा है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी कौन सा है, ओयोशियो करंट, ठीक है। ये वाला जो है ना ठंडा पानी, इसका नाम है ओयोशियो करंट। अब जो यहाँ पे किसके पास आ रहा है, अमेरिका के पास आ रहा है, इसका क्या नाम है, अलास्का करंट। यहाँ पे अलास्का है ना, इसलिए इसका नाम है अलास्का करंट। जो ये पानी इस तरफ ऊपर जा रहा था, अटलांटिक में क्या बोला था हमने, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये किस में है, पैसिफिक में। तो यहां पे क्या कहलाएगा, ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो ये इस तरफ आके डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कौन सा करंट कहलाएगा, अभी कैलिफोर्निया करंट। एक कंपनी भी है जो पिज़्ज़ा बनाती है, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा के नाम से है वो, ठीक है। ये हो गया कैलिफोर्निया करंट। ये वाला एरिया है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये हो जाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। डन। थोड़ा सा भी और पेंडिंग है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास जो करंट है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। हो गया। कौन सा, कुरिल करंट, वही तो बनवा रहा हूं मैं अभी। हाँ कुरिल नहीं, कुरेशियो करंट आएगा यहाँ पे।
बेसिकली क्या होता है कि जो मेजर करंट होते हैं हम उन्हीं के ही नाम याद करते हैं और उन्हीं के ही डायग्राम में शो करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ना और भी बहुत सारे करंट हैं, जगह कम पड़ जाएगी उनके बारे में लिखते लिखते। ठीक है, ये जो नीचे से जो आ रहा है ना ठंडा पानी, ये है हम्बोल्ट करंट। ठीक है, हम्बोल्ट करंट। एक जोग्राफर हुए थे, फैमिली से काफ़ी रिच थे वो, मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी रिच थे वो। काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें की, लॉयर बने, डॉक्टर बने, अकाउंटेंट्स किया, सब कुछ किया, लेकिन मन नहीं लगा। फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया कि भाई तो हमारे कोई काम का नहीं है, घर से बाहर निकल जा। अब वो जब घर से बाहर निकला तो क्या हुआ, वो बाहर बैठ के बस देखता रहता था चीज़ों को, यानी कि वहाँ से उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल आई। और उसी ने क्या किया था कि पूरी अमेजोन नदी को, जो 6000 किलोमीटर लंबी है, अमेजोन नदी ऐसे जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको तैर के पार किया और चीज़ें देखता गया कहाँ पे क्या है। इसलिए हम्बोल्ट के द्वारा बताई गई चीज़ें बहुत काम की थी। और रिटर ने क्या किया था, रिटर और हम्बोल्ट क्या थे, दोनों दोस्त थे। तो हम्बोल्ट ने जो जो काम किया था फील्ड के ऊपर, रिटर ने एचओडी रहते हुए, जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था उसका क्या था, एचओडी था। ठीक है, एचओडी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने की वजह से जो भी यहाँ पे हम्बोल्ट स्टडी करता था, रिटर उसको नोट डाउन कर लेता था। नाम फेमस हुआ उस टाइम किसका, रिटर का। लेकिन यहाँ पे काम सबसे ज़्यादा किसका था, हम्बोल्ट का। तो इसलिए उनका क्या बोलते हैं, श्रद्धा, मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए जो ये करंट है जो उन्होंने खोजा था, उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया, हम्बोल्ट करंट। ठीक है, ये एक छोटी सी कहानी थी इस करंट के पीछे। और अमेजोन नदी आपकी यहाँ आती है, इसके अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। एटाकामा डेजर्ट बना लिया है, इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिए एटाकामा डेजर्ट को। ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो दो मेजर पोर्शन हैं, कौन सा करंट कहाँ पे जाता है, क्या नाम है उसका, कंप्लीट होता है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक करंट नहीं है, क्योंकि इंडिया का हर 6 महीने में 360 डिग्री क्या होती है, जो करंट है चेंज हो जाते हैं, हवाएं चेंज हो जाती है, क्योंकि हवा से ही ये जितने भी करंट है उनकी डिपेंडेंसी होती है। तकरीबन सारे मेंशन कर दिए। कुरिल करंट बेटा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें स्किप कर दिया है। ठीक है, अदरवाइज वो यहीं पे ऊपर की तरफ आता है, जापान के नियर बाय होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पे ही समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, आपको पूछना है। लेकिन उससे पहले बताइए क्या करना है, रीड, रिपीट और रिवाइज, और सुबह उठते ही रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये ऐसे ऐसे नाम है भाई दिमाग से उड़ जाते हैं। क्योंकि अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने कितने कितने फैक्टर की बात की है कि इस चीज़ के लिए ये फैक्टर डिपेंड करते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग में से पड़ी हुई चीज़ के उड़ने के पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं। कम से कम 3-4 फैक्टर ना नीचे कमेंट में लिखिएगा, पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए सही आपके कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको उड़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को करता हूँ मैं यहीं पे समाप्त। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। और अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको देखना है, वो है अल नीनो का। वॉकर सेल इसके अंदर करवाऊंगा, इक्मेस पारिल इसके अंदर करवा दूंगा। ठीक है।